उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दिसंबर 2023 की हिदायत पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि स्टेटहुड को जितनी जल्दी हो सके बहाल किया जाए। आप सबकी निगाह आज की समाअत पर टिकी हुई है, जो जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के लिए बेहद अहम साबित होंगी। मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? बेहद अहम दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है क्या, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से जो है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग होने वाली है। आपको याद होगा कि रिसेंटली जिस तरह से 14 अगस्त को इसकी लास्ट हेयरिंग हुई थी और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शंस दी थी कि वो 8 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपनी तरफ से जो फैक्ट्स को लेकर जो रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करें। लेकिन एज ऑफ नाउ इस तरह की कहीं पे कोई खबर सुनने को नहीं मिली है कि क्या सरकार ने जो है अभी तक अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप देखें तो मियाद बिल्कुल आज खत्म हुई है और आज का दिन इसके लिए मुकर्रर रखा गया है कि आज स्टेटहुड को लेकर जो है बात की जा सकती है, उसकी हेयरिंग ली जा सकती है। और आप देखेंगे तो ना सिर्फ ये पर्टिकुलर एक सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बात है, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा मजीद कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप देखें तो जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करें या यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है या जो बाकी जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हम रीजनल लेवल पे बात करें या हम नेशनल लेवल की बात करें, सभी ने स्टेटहुड के बारे में जिक्र किया है। खाली भारतीय जनता पार्टी का अक्सर ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री ने या होम मिनिस्टर ने जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को वापस रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बड़ी कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वापस उसी तरह से बहाल होना चाहिए। जानकारी है कि किस किस अहम मुद्दे पर स्टेटहुड का तो है, और जैसे जवाब भी तलब किया गया, कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया, तो किस तरह से समाअत ये हो सकती है, क्या कोई जानकारी है? देखिए, अभी तक तो इस बारे में कोई खास प्रोसेस के बारे में जो है मालूमात मौसूल नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि स्टेटहुड को लेकर जो है कंफर्मली आज ये हेयरिंग होने वाली है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से में भी हो सकता है कि जो फैक्ट्स उनको लेकर जो कहा गया था कि वो रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे, या तो वो होगी। और साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे स्टेटहुड को लेकर जो एक फेडरल सिस्टम जो है जी किस तरह से अब आगे ये जो समाअत हुई है, इससे पहले भी हुई थी समाअत, तो क्या कुछ इस तरह से अभी लग रहा है कि कितना बेस मजबूत है इस तरफ से कि स्टेटहुड की बहाली के लिए जो मांग की जा रही है? वेल देखिए, आप अगर आप देखें तो यहाँ की अगर करंट गवर्नमेंट की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो उनकी तरफ से लगातार ये मांग रही है। उनका मानना है कि वो सरकार को बार बार इस बात से आगाह कराना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ अपना एक वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस की यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन इन द मिडिस्ट अगर आप देखेंगे तो पहलगाम इंसिडेंट से पहले तक की जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की थी वो काफी ज्यादा बेहतर थी। यहाँ पे कारोबारी निजाम जो है, या अगर हम टूरिज्म का फ्लो देखें, या जो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आसमान छू रहे थे। कहीं ना कहीं पे लोग भी काफी ज्यादा इस बात से अब मुतमईन हो चुके थे कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। और वो एक बड़ी एक पॉइंट, एक नुक्ता जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास बन चुका था कि वो इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे थे कि अगर सेंटर ने इस कंडीशन को रखा है कि यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए और उसकी बेसिस पे यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जा रहा है, किया जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से जो टेबल जो है वो कहीं ना कहीं पे टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको याद होगा कि जब लास्ट जो 14 अगस्त की जो हियरिंग थी उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम इंसिडेंट का जिक्र जरूर किया था, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां हर एक सूरत हाल जो है एक अलग पैमाने दिखा रहे हैं, वहीं पे हमें पहलगाम जैसे इंसिडेंट को भी नहीं भूलना चाहिए। वो एक बड़ा रीजन रहा था जिसमें सरकार को कहा गया था कि वो 8 हफ्तों की मियाद में जो है अपनी तरफ से रिपोर्ट जो है वो दायर करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, सो दैट कि उस रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखा जाए और यहाँ पे जो एक स्टेटहुड का अपना एक फेडरल एक पहलू जो है, वो जो राइट्स का जो एक डेमोक्रेटिक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक हक जो है, उसको भी उसी तरीके से इन पैरेलल जो है मद्देनजर रखा जाए। तो दोनों पहलुओं को मद्देनजर रख के जो है कहीं ना कहीं पे कोई फैसला लेने की अभी जो है गुंजाइश यहाँ की सरकार की अगर हम बात करें उनके हिसाब से देखने को मिल रही है, या पब्लिक की जो एस्पिरेशंस है उसको देखने को मिल रही है। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में केस है,
जहां जी, से बिल्कुल, सेंटर की आज अपनी समाप्त हो कमिटमेंट रही है है जो 7 उन्होंने मुद्दे लोगों से पर। की है। और जी। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अब यहाँ पे समाप्त हो रही है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में लापता पैरा कमांडो की लाश 3 दिन बाद बरामद की गई है। फौज का ये जवान 6 अक्टूबर को एक ऊंचाई वाले इलाके में चल रहे टेरर मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया था। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और बर्फीले तूफान या लैंडस्लाइड के चलते ऑपरेशन बीच में ही मुतासिर हो गया था। पुलिस के मुताबिक जवान की लाश उसके लाश के पास से सर्विस वेपन के साथ साथ उनके हथियार भी बरामद किए, जबकि दूसरे पैरा कमांडर की तलाश अब भी जारी है। फौज के अफसरान ने बताया है कि घने बर्फ, खतरनाक इलाके और लगातार ख़राब मौसम के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पेश आ रही हैं। ये मुहिम सर्दियों से पहले जनूबी कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए चलाई जा रही थी। ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में पैरा कमांडर्स की तैनाती इस मिशन की संजीदगी और हसासियत को दिखाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पैरा कमांडो की लाश बरामद की गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद लुलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? लाश बरामद की गई है और लगातार अभी भी तलाशी मुहिम वहाँ जारी है। हेलो, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको जुनैद? आपको बता दें कि पैरा कमांडो की लाश बरामद की गई है। ये ऑपरेशन लगातार 3 दिन से चलाया जा रहा है, जिसके बाद अब 2 पैरा कमांडो लापता हुए थे, जिसमें एक की अब लाश बरामद की गई है, दूसरे की अभी भी तलाश की जा रही है। ख़राब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में लापता पैरा कमांडो की लाश 3 दिन बाद बरामद की गई है। फौज का ये जवान 6 अक्टूबर को एक ऊंचाई वाले इलाके में चल रहे टेरर मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया था। बताया जा रहा है कि ख़राब मौसम और बर्फीले तूफान या लैंडस्लाइड के चलते ऑपरेशन बीच में ही मुतासिर हो गया था। पुलिस के मुताबिक जवान की लाश उस लाश के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और जबकि दूसरे पैरा कमांडर की वो जो तलाश है वो अभी भी की जा रही है। फौज के अफसरान ने बताया कि घने बर्फ, खतरनाक इलाके और लगातार ख़राब मौसम के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मुहिम सर्दियों से पहले जनूबी कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए चलाई जा रही थी। ऐसे ऊंचाई वाले इलाके में पैरा कमांडर की तैनाती इस मिशन की संजीदगी और हसासियत को दिखाती है। पैरा कमांडो की लाश बरामद की गई है। 2 पैरा कमांडो लापता हो गए थे दहशतगर्दों के मुखालिफ एक ऑपरेशन के दौरान, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अब 3 दिन बाद एक पैरा कमांडो की लाश बरामद की गई है। दूसरे पैरा कमांडो की तलाश जो है वो अभी भी जारी है और लाश के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिनके सर्विस हथियार थे उनको बरामद किया गया है। ऑपरेशन के दौरान ये दोनों पैरा कमांडो लापता हो गए थे, जिसमें एक पैरा कमांडो की लाश बरामद कर ली गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद लुलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? एक पैरा कमांडो की अब लाश यहाँ पर बरामद की गई है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार दक्षिण कश्मीर में लगातार ऑपरेशन बडगाम का ही रिप्रेजेंटेटिव अब की बार असेंबली में जाए। देखिए, पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव देखना है। सामने कोई अभी किसी का नाम ही नहीं आया, ना कि अभी किसी ने कोई नाम डिक्लेयर नहीं। वो 1-2 गिने चुने लोग हैं जो खुद ही बोलते हैं हमें लड़ना है। वो जो मेन पार्टीज हैं उनका भी कोई नाम सामने नहीं आया। हम चेहरा ये देखेंगे, काम करने वाला बंदा होना चाहिए ना, आगे सामने होना चाहिए काम करने वाला बंदा। वो हमें खुद पता चलेगा जब ये उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा तो लोग खुद डिसाइड करेंगे। लोगों को भी पता है अब हमारे साथ किसने धोखा किया, किसने वादा पूरा किया। ये तो लोगों को पता है ना अभी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो इसका अभी ये जल्दबाजी होगी।
तो अभी तक की अगर हम बात करेंगे, जो बड़गाम की ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ के लोगों के जो मुतालबात है, ये जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव ना होने के वजह से वो मुतालबात अभी वैसे के वैसे हैं। तो अब आपको उम्मीदें हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो ही आएगा तो वो चीज़ें जो डिमांड्स लोगों की है, जो तरक्याती काम को लेकर या तमीराती काम को लेकर डिमांड्स है, वो पूरी होंगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जो पिछली बार लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया वो डेवलपमेंट की बुनियाद पर। हमें सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमें जो पार्लियामेंट मेंबर मिला वो भी जेल में है, तो वहां से हमें कोई डेवलपमेंट की उम्मीद ही नहीं है जहां से कोई। अब इस बार हम चाहते हैं कि ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में बैठा होगा तो उसके पास हम अपना उसके पास तो CDF फंड होंगे, चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़, कम से कम हमारे हिस्से में भी आएगा कुछ ना कुछ उसमें से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जाहिर सी बात है, अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा सामने तो मसले मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। इस उम्मीद के साथ अगर हम देखेंगे, वाबस्तगी लोगों की होती है कि जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको ये इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग प्रोसेस, और इनकी उम्मीदें होती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, इनके काम करे, खासतौर पर लोगों के जो बुनियादी काम है, तरक्याती काम या तमीराती काम, उन चीज़ों पर काम करे ताकि लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो मुसलसल हम बड़गाम असेंबली सेगमेंट की बात कर रहे हैं, और बड़गाम असेंबली सेगमेंट में लोगों के साथ बात करते हुए लोगों ने फिर वही कहा कि जो बुनियादी काम लोगों के हैं वो पूरे होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ये इनके मसाइल जो है असेंबली तक पहुँचाना चाहिए। खासतौर पर रोडों को लेके बात करेंगे या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों की बात करेंगे। ये चीज़ें लोगों को मुहैया होनी चाहिए, अच्छे शेप में होनी चाहिए, तभी जो है लोग इन चीजों से मुतासिर होंगे, तभी सेटिस्फाई लोग होंगे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है। बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात की बात हम कर रहे हैं, लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि जो बड़गाम में अब ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, 11 तारीख को जो वोटिंग होगी, तो क्या कुछ लगता है बड़गाम के लोगों को? खासतौर पर अगर हम बात करेंगे जो ताजिर है, तिजारत के साथ जो लोग वाबस्तगी रखते हैं, इनको क्या लगता है बड़गाम में अभी तक क्या हुआ है और अब आने वाले इस चुनाव में इनको क्या कुछ लगता है? तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नवाबुर रहमान भट्ट है और मैं यहीं पे बड़गाम में मेरा छोटा सा एक तिजारत करता हूँ। यहीं पे बिलोंग मैं छून से ही करता हूँ, बिल्कुल बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं वाबस्ता हूँ। नवाब साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बड़गाम की जब हम बात करते हैं, जो असेंबली इंतखाबात थे, असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट यहाँ पे जो है उन्होंने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ से क्विट किया और बड़गाम विदाउट रिप्रेजेंटेशन रही असेंबली में। तो आपको क्या लगता है, जो अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 11 तारीख को वोटिंग होगी, तो इन ज़िमनी इंतखाबात से आपकी क्या मुरादें हैं? क्या कुछ आपको लगता है कि बड़गाम में होने वाला है या बड़गाम में होना चाहिए? दरअसल बड़गाम में 1947 से लेकर आज तक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट को जीता है, लेकिन अगर आप तामीर और तरक्की के ऊपर नज़र डालेंगे आपको वही 1947 से पहले वाला बड़गाम नज़र आएगा। यहाँ पे बिजली की वही हालत है, हेल्थ डिपार्टमेंट की वही हालत है, दूसरे अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर भी वही हालत है। तो आपने देखा होगा पिछली बार लोगों ने शदमद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर साहब को वोट डाले थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो यहाँ से क्विट करके उसने गांधरबल, और उसे कल भी एक बयान दिया, शायद आप लोगों ने सबों ने सोशल मीडिया पे देखा है कि मैं बड़गाम खुद नहीं गया था, मुझे बड़गाम लाया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बड़गाम को एज अ सिटअपनी की तरह यूज कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आज भी कह रहा है कि मैं किसी और को भी लाऊंगा। चाहे कोई भी आए, लोगों को आज जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दिमाग से और तरक्की और बड़गाम को मद्देनजर रखते हुए आज वोट डालना होगा कि जो लोकल कैंडिडेट है उसी को वोट डालना होगा, और देखना चाहिए कि हमारे मुश्किल हालात में कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। लोगों को पता है कि क्या कर रहा है, लेकिन लोग जानबूझ के वोट नहीं डाल रहे। लेकिन आज लोगों को अच्छा फैसला लेना होगा, जज्बाती फैसला छोड़कर इस बार अपने ही किसी मजबूत कैंडिडेट को वोट डालने पड़ेंगे, तभी बड़गाम की तरक्की मुमकिन है। वरना अगर इस बार फिर लोगों ने कोई गलत फैसला किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कि आपने देखा होगा कि हुमामा से लेकर बड़गाम तक का रोड जो पिछले 20-22 सालों से पड़ा है, आज तक इसके बारे में एक जगह भी कोई बात नहीं हुई है।
तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी अपना CDF फंड इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ बड़गाम में ही वो पिछले 1 साल से यही शायद यही तारीख थी पिछले साल जब इलेक्शन यहाँ पे हुआ था, तो आज तक वैसा का वैसे ही पड़ा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो चुनाव आयोग है उन्होंने बिलाखिर जो है 1 साल के बाद ऐलान कर दिया है, तारीख मुख्तस की है, 11 तारीख को वोट्स डाले जाएंगे, लेकिन ये 1 साल गुजर गया। बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी, वहाँ पे कुछ काम हुए हैं, निजी काम हुए हैं या छोटे मोटे पैमाने पे काम हुए हैं। CDF फंड्स की बात करेंगे, MLAs को आ रहे थे, लेकिन बड़गाम 1 साल पीछे रहा क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था। CDF फंड्स या लोगों के काम, तरक्की तमीराती काम जो है वो फिलहाल ठप पड़े हैं। तो अब क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बाईपोल से आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया है। यहाँ पे जितने भी सारे प्रोजेक्ट आगे, वो जो दाएं बाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर थे, उन्होंने अपने असली रसूख पे वो अपने इलाके में लिए हैं। लेकिन आज मेरी लोगों से, आपके चैनल से मोतबाना गुजारिश है, कोई जज्बाती फैसला ना करे, अपने दिल पे हाथ रखे और बिल्कुल दिल से फैसला करे कि हमें अगर बड़गाम की तरक्की चाहिए, यहाँ के बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है, यहाँ के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे पहले भी यहाँ पे लीडर बहुत सारे थे, लेकिन आज तक बड़गाम का जो काम होना चाहिए, हम बड़गाम से, श्रीनगर से चंद किलोमीटर दूर है, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इतनी बड़ी मुसीबत क्यों है? आप यहाँ की तरक्की देखो, आप यहाँ के रोड देखो, आप यहाँ पे जो भी कोई सिस्टम है, यहाँ पे सब कुछ ठप पड़ा है। वहाँ पे अगर आप गांदरबल देखोगे, अगर आप पुलवामा देखोगे, अगर आप शुपियन, इस्लामाबाद, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के देखो, आपको लगेगा कि बड़गाम पिछले 50 साल पीछे है, जबकि हम श्रीनगर के इतने नजदीक होने के बावजूद इतना सब कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को भी सोचना चाहिए ना। ये वोट इसलिए नहीं डाला जाता है कि मैं किसी पार्टी के साथ मुखनी हुए, ये लोग इसलिए वोट डालते हैं, तरक्की को वोट डाला जाता है। ये इससे ये मैं सोचता हूँ कि मैं किसी फरीक को वोट डालूंगा, किसी और को वोट डालूंगा, ये इससे लोगों का नुकसान होता है ना। कोई फर्क, अगर आप चाहते हो कि बड़गाम में तरक्की हो तो दिमाग से, दिल से वोट डालना पड़ेगा, तभी आप एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट को जो हमारा काम कर सके। आपकी बात दुरुस्त है, लोगों का फैसला जो है वो आखिर में मतलब रखता है, वही जो है लोगों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली तक ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं जो बड़गाम है, बड़गाम अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से अनडिफीटेड रही है, खासतौर पर जब से आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की हम बात करते हैं, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, तब से अनडिफीटेड रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से। और लास्ट जो 1 साल पहले असेंबली इंतखाबात हुए थे, बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला ने भारी अक्सरियत से ये सीट जीत ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस सीट को क्विट किया। अब लोगों का क्या कुछ कहना है इस सिलसिले में, ये हम इस रिपोर्ट में मुसलसल देखेंगे। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो उमर अब्दुल्ला का वो क्विट करना था, वो आने वाले इन बाईपोल्स में देखने को मिलेगा। क्या वो क्विट करना नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी पड़ेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से इस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी पे पकड़ बनाई रखेगी? जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख ने बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बड़गाम असेंबली सेगमेंट 27 के लोगों के साथ बात की और उनके तासुरात जानने की कोशिशें की। और इस रिपोर्ट में लोगों ने हमें यही कहा कि बड़गाम के लोगों ने जो 1 साल कबल असेंबली इंतखाबात में वोट्स डाले थे, जिस चीज़ के लिए वोट्स डाले थे, यानी तरक्याती काम को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर जो है अब की बार भी वोट्स डाले जाएंगे, क्योंकि बड़गाम के लोगों की जो बुनियादी डिमांड्स हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। साथ साथ में यहाँ पर मकामी लोगों ने ये भी कहा कि हम उस लीडर को यहाँ पर चुनेंगे जो हमारे बीच रहता है, जो हमारी बात करता है। मजीद अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीपल्स अलायंस फॉर चेंज की बात करेंगे, किसी भी पार्टी की जानिब से या किसी भी ग्रुप की जानिब से अभी कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं आया है, कैंडिडेट को यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कौन सा चेहरा सामने लाया जाएगा, क्या कोई नया चेहरा होगा या कोई कैंडिडेट जो बड़गाम से ही होगा। साथ साथ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि उनका कैंडिडेट यहाँ से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की शक्ल में हो सकता है। और पीपल्स अलायंस फॉर चेंज को भी ये कहा जाता है कि कोई नया चेहरा उनकी जानिब से बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूंसी में आ सकता है। लेकिन बड़गाम के लोगों से हमने इस रिपोर्ट में बात की, उन्होंने कहा कि हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे मुतालबात पूरे करेगा। जिला बड़गाम से मैं जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।
बडगाम में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने वोटिंग अमल की तैयारियों का जायज़ा लिया है। उन्होंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और शेख उल आलम डिग्री कॉलेज बडगाम का जायज़ा लिया, जिसमें डिस्पैच और कलेक्शन सेंटर के तौर पर मुंतखब किया गया है। डीईओ ने लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सहूलियात की तौसीक का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि सभी तैयारियां वक्त से पहले पूरी कर ली जाएं और इलेक्शन कमीशन की सभी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाए। डीईओ ने कहा है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव यकीनी करने के लिए सभी महकमों के बीच में बेहतर तालमेल और निगरानी ज़रूरी है। जायज़ा के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और दीगर अफसरान भी उनके साथ मौजूद रहे।